सो बेटा, हाँ, तो लेट्स बिगिन विद दिस dense connective tissue. Dense connective tissue. Dense connective tissue. ओके, देखो जब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बात करते हैं तो इसका दो टाइप, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देखते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में टेंडन, लिगामेंट, और इरेगुलर में फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, दिस इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा, लिखिएगा, या नहीं लिखना है तो सिर्फ सुनिए। फाइबर्स आर regularly arranged in an organized manner. In an organized manner. इसका दो टाइप होता है, it is of two types. पहला is tendon and the second which will be dealing is ligament. टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। कोई मुझे बताएगा टेंडन किस दो चीज को ज्वाइन करता है? बेटा जब भी आप माइक अनम्यूट करके बोलिए तो पहले माइक अनम्यूट करिए, उसके बाद 1 सेकंड रुक कर बोलिएगा, ऐसे ही आपका आवाज आ पाएगा। बोलिए। सर मसल्स एंड बोन। वेरी गुड। जो टेंडन है वो मसल और बोन को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। इट कनेक्ट्स मसल टू, यही लिख देता हूं, मसल टू बोन, ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है। दूसरा, इसमें सिर्फ वाइट फाइबर्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ वाइट फाइबर्स ओनली। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर दो आप जानते होंगे। व्हाइट फाइबर जो होता है ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है। व्हाइट फाइबर इज नॉर्मली वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि जो व्हाइट फाइबर है ये कंप्रेशन या किसी भी फिजिकल तरीके से ज्यादा रेसिस्टेंट है, जबकि येलो फाइबर जो होता है वो फिजिकली थोड़ा कम रेसिस्टेंट होता है लेकिन केमिकली बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। फिजिकल रेसिस्टेंट यानी लोहा को तोड़ना मुश्किल है किसी फोर्स से, प्रेशर से, दैट इज फिजिकल रेसिस्टेंस। केमिकल रेसिस्टेंस यानी किसी चीज को केमिकली रिएक्ट कराना बड़ा मुश्किल है। तो येलो फाइबर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन पर जल्दी नहीं होता। तो इससे क्या होता है ना, डिकम्पोजिशन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है उसके बावजूद उसका व्हाइट फाइबर तो डिकम्पोज कर जाता है जल्दी, लेकिन ये जो येलो फाइबर है वो डिकम्पोज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज हाईली केमिकली रेसिस्टेंट, ठीक है बेटा। टेंडन को याद करने का एक तरीका कर रहे हैं, आप टेंडन को ऐसे बोल सकते हो, टेंडन बोन, मसल टू बोन कनेक्ट करता है, टीएमबी, ठीक है। और लिगामेंट का बात करते हैं। लिगामेंट, अच्छा बीबीएल का नाम सुने हो? कोई यहाँ है जो क्रिकेट बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा होता है? क्रिकेट फॉलो अगर आप करते होगे तो जैसा आईपीएल होता है उसी तरह, सेम उसी के तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी एक लीग खेला जाता है, प्रीमियर लीग, दैट इज कॉल्ड बिग बैश लीग, ठीक है। उसको शॉर्ट में हम लोग बीबीएल बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि लिगामेंट बीबीएल होता है। बीबीएल यानी बोन टू बोन जो कनेक्ट करे, दैट इज लिगामेंट।
बोन टू बोन जो कनेक्ट करे दैट इज लिगामेंट. BBL, बोन टू बोन कनेक्शन इज बाय लिगामेंट. TMB, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन. ठीक है, अब आगे देखना. सबसे पहला पॉइंट, ये जो होता है इट इज इलास्टिक इन नेचर. इट इज इलास्टिक इन नेचर. इट इज इलास्टिक इन नेचर. दूसरा, इसमें इलास्टीन प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो मेड ऑफ इलास्टीन प्रोटीन. ठीक है, इसमें इलास्टीन प्रोटीन ज्यादा होता है. अगला पॉइंट, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ येलो फाइबर्स होंगे. नहीं, इसमें येलो फाइबर भी होता है, इसमें व्हाइट फाइबर भी होता है, बट मेनली येलो फाइबर होता है. लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली येलो फाइबर्स. इट कंसिस्ट्स ऑफ mainly yellow fibers but few white fibers also. ऐसे कर देते हैं, along with few white fibers. ठीक है, अभी सुनना. ये तो एक बात वाले कमेंट का. दूसरा बात, ये मेनली क्या कनेक्ट कर रहा होता है? इट कनेक्ट्स मसल, सॉरी, बोन टू बोन, कनेक्ट्स बोन टू बोन, ये तो याद रहेगा. एंड कार्टिलेज टू बोन, ये भी इंपॉर्टेंट है. बोन टू बोन करता ही है, साथ में कार्टिलेज टू बोन कनेक्शन भी यही कर रहा होता है. कौन? लिगामेंट. बच्चा लोग, एक बार आप लोग सब अनम्यूट करके बताइए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए. एनी इश्यू? सब लोगों से पूछ रहा हूं, एक बार बताइएगा. नो सर. सर एक No, sir. वाइट फाइबर को सर एक बार फिर से बता दीजिए, बस ये वाला पॉइंट. ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा. व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर दो तरह का फाइबर होता है. व्हाइट फाइबर इज मोर फिजिकली रेसिस्टेंट. उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है फिजिकली, यानी ताकत लगा के. वाइल येलो फाइबर इज मोर केमिकली रेसिस्टेंट. ठीक है, व्हाइट फाइबर ज्यादा फिजिकली रेसिस्टेंट होगा, येलो फाइबर मोर केमिकली रेसिस्टेंट होगा. ठीक है बच्चा, अभी ठीक है? ठीक है ना? अब सुनना. इट कनेक्ट्स कार्टिलेज टू बोन तो बोल दिए, लेकिन आखिर ये कार्टिलेज टू बोन को कनेक्ट करके कर क्या रहा होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है. तो लिखेंगे कार्टिलेज टू बोन कनेक्शन, cartilage to bone connection maintains the position of bone, maintains the position of bone. Cartilage to bone connection maintains the position of bone at joints. जॉइंट्स के पास हमारा जो बोन है वो डिसलोकेट नहीं हो जाए, इसको बचाने का काम कौन कर रहा होता है? हमारा क्या बोलते हैं, लिगामेंट. कैसे? कार्टिलेज को बोन से जोड़कर. ठीक है ना? एक और पॉइंट लिखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पता है तो ठीक है, तो सब लोग इसको अपने पॉइंट कॉपी में लिखेगा. अगर पता था तो ठीक है, तो लिखना. सुनना पॉइंट क्या है. ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट over stretching of ligament causes, शायद ये नाम सुने होंगे कि स्प्रेन आ गया. स्प्रेन का मतलब यही होता है. चलिए बच्चा लोग बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? निशिता, स्नेहा, आप लोग एकदम शांत हो बेटा. ठीक है, निशिता तो कम से कम माइक अनम्यूट करी. स्नेहा अभी भी एकदम शांत है. क्या बात है बेटा. सर समझ में आ रहा है. हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे एक बार बोल दिया करो. सर हाँ बोलो निशिता. सर जो लास्ट में आप बताए ना
ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लिगामेंट बेटा दो बोन को जोड़े हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ और यहाँ दो हड्डी के बीच में ज्वाइंट है और साथ में लिगामेंट भी है। कभी कभी आप इसको खींचते हो देखते हो यहाँ दर्द करने लगता है जैसे कि दर्द हो गया, कुछ देर तक इधर दर्द करेगा, तो इसका मतलब हड्डी टूटा हुआ नहीं है, वो खिंच गया है थोड़ा सा। ठीक है, कई बार एड़ी मुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोच आना, दैट इज एक्चुअली स्प्रेन, खिंच गया। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब हम लोग बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर का। यहीं तक था हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो ही होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पहले दो पार्ट में डिवाइड करें, देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पहले दो पार्ट में गया, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में आएगा टेंडन लिगामेंट जो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ चलो बढ़िया। अगला हेडिंग होगा हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर। ठीक है, इसमें देखना पहला पॉइंट, इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग पैटर्न पे कहीं भी ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, इन दिस केस in this case fibers are not arranged, fibers are not arranged in definite pattern, in definite pattern। ठीक है, कहां मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, appears in dermis of skin। ठीक है, स्किन के डर्मिस में, या डर्मिस यानी इपीडर्मिस का बात कर रहे हैं, स्किन का आउटर मोस्ट लेयर में ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेलिंग भी हो सकता था बट वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लेवल पे, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत तो बताइए, एक ही लाइन का है बट कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि ये खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम होगा कार्टिलेज। बोलो, कोई दिक्कत बच्चा लोग, किसी को भी कोई दिक्कत? सर बस इसमें इतना ही पॉइंट है। हाँ बस 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 सिर्फ इतना। ठीक है, ओके, आप लोग कंफर्टेबल है तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज, सर लिखे नहीं है सर, एक मिनट आप पीछे के। बट वैसे हम इसका पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे तो घबराने वाला बात नहीं, बट फिर भी आप लिख लीजिए, लिखना है तो इसका रिकॉर्डिंग और इसका पीडीएफ दोनों ही जगह पास। हो जाए तो बता देना बच्चा लोग। यस सर, हो गया सर। ठीक, चलो छोड़ो, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, ये स्केलेटल टिश्यू खुद से दो पार्ट में डिवाइडेड है, कार्टिलेज और बोन में, बट इसके लिए एक लाइन लिख लो बगल में ब्रैकेट में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर framing of vertebrates body। ठीक है, ये दो टाइप का
एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। ठीक है, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज हमारा हेडिंग होगा जिसको हम लोग अभी डील करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेफर करेंगे। लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, कार्टिलेज को हम लोग टेक्निकली एक टर्म देते हैं, इसका नाम है कॉन्ड्रोस। इसका मीनिंग होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोजेनेसिस। कॉन्ड्रोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोजेनेसिस। कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग होता है, इस कवरिंग का नाम कोई बताएगा? कोई भी बच्चा? इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ध्यान रहे, हमारा जो कार्टिलेज है वो ओवरऑल एवैस्कुलर है। एवैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स ना हो। बिल्कुल लैक्स ब्लड वेसल। लेकिन ये पेरिकॉन्ड्रियम जो इसमें होता है, इट हैज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मैट्रिक्स कैसा होगा बच्चा? तो जो मैट्रिक्स होता है दैट इज म्यूकोइड। म्यूकोइड मैट्रिक्स। वैसे ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, बट एक लाइन है ही, छोड़ के भी क्या फायदा। मैट्रिक्स में क्या क्या होगा भाई साहब? तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकन्स होता, प्रोटियोग्लाइकन्स होता है, प्रोटियोग्लाइको ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन्स होता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, ठीक है। एक लिख देता हूं यार, कॉन्ड्रीन प्रोटीन इज फाउंड। ओके, कॉन्ड्रीन प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग सेल्स का। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा ऊपर के लिए। एक सेकंड। जो इसमें सेल मिलता ये है, सर बस बस। हाँ, जो सेल मिलता है उसका नाम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट। एंड दिस कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या फॉर्म करेगा? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स किसको बोल रहे हैं? कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज को फॉर्म कौन कर रहा होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। एक पॉइंट लिख ही देते हैं, कार्टिलेज इज ओवरऑल नॉन वैस्कुलराइज्ड। थोड़ा सा गंदा लिखा गया, इसको ठीक कर देता हूं। कार्टिलेज इज ओवरऑल नॉन वैस्कुलराइज्ड, यानी आपको पता है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना, एंड इट्स डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। अब इसका मतलब समझना, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होगा? अच्छा, सब कुछ समझ तो आ रहा ना भाई? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? बच्चा लोग एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, इंडिविजुअली सब करेंगे। सर सेल का कॉन्ड्रोब्लास्ट का एक बार बता दीजिए सर। ठीक है, आते हैं। हाँ बोलो विहान। यस सर, आ रहा है। ठीक। स्नेहा और निशिता।
सर वो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है एक बार बता दीजिए ना। सर ये जो लास्ट में आपने लिखा ना कार्टिलेज इज ओवरऑल नॉन वैस्कुलराइज्ड, ये वाला एक बार बता दीजिएगा। बच्चा लोग ठीक है, सब लोग को कम से कम एक लाइन में दिक्कत हुआ, तो तुम लोग पूछ नहीं रहे हो यार, हमको टोकना पड़ता है। बेटा ऐसे मत करो, आपको जो दिक्कत हो पूछो। देखो एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। विकास तुम क्या पूछे थे? सर कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। वो सेल है जो डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट फॉर्म करता है। ठीक है, जिस चीज में ब्लास्ट लगा हो वो डिवाइड करेगा। कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल है जो डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट यानी कार्टिलेज सेल फॉर्म करता है। ठीक है विकास, कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल है जो डिवाइड करके सर कॉन्ड्रोसाइट फॉर्म करता है। ठीक है विकास। यस सर। हाँ विहान बोलो अब। सर कॉन्ड्रोब्लास्ट स्टेम सेल है ना? नहीं बेटा, स्टेम सेल वैसे सेल को बोलते हैं जो पूरे बॉडी का कोई भी सेल फॉर्म कर दे। कॉन्ड्रोब्लास्ट कोई भी सेल फॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ जब करेगा तो कॉन्ड्रोसाइट ही करेगा। ठीक है बेटा। हाँ विहान, तुम्हारा क्या डाउट था, एक बार तुम वापस बोलना, तुम्हारा डाउट क्या था अपना? एक कॉन्ड्रोब्लास्ट स्टेम सेल है। अच्छा, और कोई डाउट इसके अलावा, इसके पहले भी तो जो तुम पूछे थे? नो सर। ठीक। स्नेहा तुम्हारा क्या डाउट था बेटा? मैट्रिक्स में क्या क्या है ये बताने बोली थी। यस सर। मैट्रिक्स में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स होता है, अमाइनोग्लाइकन्स होता है, उसके अलावा कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, कॉन्ड्रेटीन सल्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ड्रोटीन सल्फेट या कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। और ये कॉन्ड्रोटीन सल्फेट ही कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट ये सब अब नहीं पूछेगा, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं गए, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जहां जरूरत होगा बस वहीं एक्स्ट्रा, बाकी एक्स्ट्रा लिखवाएंगे नहीं, तुम पूछे तो बता दिए। हाँ निशिता बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सर डाउट था? हाँ बोलो। सर प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज बता दीजिएगा आपने क्या कॉन्ड्रीन, बोला था कॉन्ड्रीन प्रोटीन। मतलब कार्टिलेज में। ओके सर। हाँ, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। और पूछो बेटा, तुम्हारा एक और कुछ डाउट था, कौन सा लाइन तुम पूछ रही थी निशिता? सर ये लास्ट वाला कार्टिलेज इज हाँ ओवरऑल ठीक ठीक नॉन ठीक ठीक। वैस्कुलराइज्ड एंड इट्स डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल वाला चीज तो अभी समझाएंगे। पहले ये समझो कि ओवरऑल नॉन वैस्कुलराइज्ड का मतलब ये होता है कि कार्टिलेज देखो जिंदा चीज है, बट जिंदा होने के बावजूद उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कोई चीज का जिंदा होने, जैसे हम बोल रहे हैं बाल मेरा डेड है, क्योंकि काटने पे दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल नहीं होता है ना। बट अगर बाल को जड़ से उखाड़े तो दर्द होगा, क्योंकि जड़ के पास ब्लड सप्लाई है, वो लिविंग है, इसलिए दर्द होता है। तो जो हमारा कार्टिलेज है इसमें ओवरऑल कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, ओवरऑल कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन इसके कवरिंग में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए बोले पेरिकॉन्ड्रियम इज वैस्कुलर व्हाइल कार्टिलेज इज नॉन वैस्कुलराइज्ड, यानी ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट कार्टिलेज। हाँ निस्ता बेटा बोलो, और तुम कुछ पूछ रही थी? नहीं सर यही था डाउट, समझ गए। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा चलो। यस सर। अब हम अगले पॉइंट को समझेंगे कि डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है। देखो ये मान लो पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम है, पेरिकॉन्ड्रियम के ठीक बगल में देखो यहाँ पे एक तरह का सेल स्पेशल, ये क्या है? डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लोगे, ये क्या है? ये है पेरिकॉन्ड्रियम। ये सारे सेल्स क्या हैं? तो ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट लेयर, ये वो लेयर ऑफ सेल है जो डिवाइड करेगा और स्पेशल टाइप ऑफ सेल को फॉर्म करेगा, जिसका नाम होगा कॉन्ड्रोसाइट। देखो इधर जो सेल्स है, ये जो दिख रहा है ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। क्या है? कॉन्ड्रोसाइट, जो कि कार्टिलेज का सेल है। और इन सब के बीच में, ये देखो, इन सब के बीच में ब्लू वाला चीज जो दिख रहा है दैट इज मैट्रिक्स। क्या है ये? दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे एक बात देखो, कॉन्ड्रोसाइट एक्चुअली हम इसको लिख दिए, एक्चुअल में कॉन्ड्रोसाइट ये है, ये ये जो दिख रहा है ये ग्रीन वाला, दिस इज कॉल्ड लैक्यूनी।
लैक्यूनी उस स्पेस का नाम है जहां पे कि कॉन्ड्रोसाइट रहता है, यानी हम हैं असल में, अगर मान लो कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल, तो हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर यानी उस स्पेस का नाम लैक्यूनी है। ठीक है बेटा, बोलो बोलो सब लोग एक बार वापस से। लैक्यूनी उस स्पेस का नाम जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट होगा। पेरिकॉन्ड्रियम आपको दिख गया। कॉन्ड्रोब्लास्ट का लेयर दिख गया। यही कॉन्ड्रोब्लास्ट का लेयर डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट बनाता है। अब एक चीज नोटिस करने वाला बात यह है बेटा कि कॉन्ड्रोसाइट का, सॉरी, कॉन्ड्रोब्लास्ट का लेयर सिर्फ एक साइड है, पेरिकॉन्ड्रियम के साइड, इस साइड नहीं है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ यहां है, तो ये डिवाइड करेगा तो सेल, जो नया सेल बनेगा वो सिर्फ इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, इधर से बनते हुए इधर नहीं आ सकता। समझ रहे बच्चा लोग? तो बताओ। तो किधर से बनते हुए किधर नहीं जा सकता? पेरिकॉन्ड्रियम के साइड बनता है, पेरिकॉन्ड्रियम के साइड से दूसरे साइड तक जाता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो। नहीं? हाँ विहान बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? नो सर, नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज सुनना। अच्छा एक बात, एनसीईआरटी ओपन करो जरा, देखें। हाँ एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग। पेज नंबर 104 में जो डायग्राम है उसको देखो। एनसीईआरटी ओपन करिए, 104 का डायग्राम को फोकस करिए। कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर नहीं दिखा रहा हूं बेटा, ए और बी जो डायग्राम है, ए वाला कार्टिलेज है, बी वाला बोन है। ये डायग्राम बना के पूछता है कि कौन कार्टिलेज कौन बोन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, एक बार उस पर नजर डाल लो। ठीक है, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, बाकी लोग देख लिए? Yes, sir. यस सर। ठीक। सर कलर, बोलो बेटा, वापस बोलो। सर कलर? कलर चेंज कर लीजिए सर, मार्कर का सर, मतलब ये। ठीक 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 ठीक, वो तो हम अभी बस हेडिंग लिखें इसलिए ऐसा कलर यूज करें। ए और बी वाला डायग्राम कहीं, जहां कहीं पे नोट्स लिख लो वहां लिख लो। गो फॉर द डायग्राम इन एनसीईआरटी फॉर बोन एंड कार्टिलेज। ये बहुत पूछता है नीट में, बना देगा और बोलेगा बताइए कौन बोन कौन कार्टिलेज। और अगर किस्मत अच्छा रहा तो इस बार अभी वो जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत पूछता है टेस्ट वेस्ट में तो खासकर और ज्यादा। चलिए, कार्टिलेज के टाइप में हम लोग चलते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम डील करेंगे, एक्चुअली ये 4 टाइप्स का होता है। फोर टाइप्स। पहला पहला टाइप इज हाइलीन। हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो लाइन अभी लिखवा है। ठीक है, मैट्रिक्स सेमी ट्रांसपेरेंट। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहां कहां मिलेगा। पहला, नेजल सेप्टम। देखो मेरा आदत था, जो भी मेडिकल में पूछा हुआ सवाल है हम उसको एमडी लिखते हैं, एमडी इज फॉर मेडिकल। तो हम यहाँ भी उस कोडिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेजल सेप्टम नीट में पूछा हुआ है ये। नेजल सेप्टम यानी आप देखोगे नाक में 2 नॉस्ट्रल्स, एक लेफ्ट और एक राइट, इन दोनों के बीच में यहाँ ये बीच वाला लाइन, बीच वाला, ये जो बीच वाला लाइनिंग होता है वो दोनों नोस्ट्रल्स को सेपरेट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। ठीक है। सेकंड, कोस्टल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। कोस्टल पार्ट और
कोस्टल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब। कोस्टल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब। रिब के जो हमारा रिब है, रिब के एंड पे जैसे मान लो ये हमारा पीछे बैकबोन, यहां से ऐसे वर्टिब्रल कॉलम निकलेगा और ऐसे आएगा ऐसे। तो एक ज्वाइनिंग यहां होता है, आगे में एक बोन होता है स्टर्नम। एक काम करते रुको, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। पता नहीं आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं, बट लेट मी ट्राई। हाँ, मिल गया। आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये आई कैन नॉट गारंटी, बट लेट मी ट्राई। ठीक है, ये डायग्राम आप सबको दिख रहा है क्लियरली? यस सर। दिख रहा है, ठीक है। इसको देखो, मूव कर रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। ये जो पीछे साइड में है ये सब जो ब्लू कर रहे हैं, बहुत सारा यूनिट है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वापस से घुमा के आगे ला रहे हैं। ये जो हड्डी है इसका नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम, इसका नाम क्या है? स्टर्नम। और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में अभी जो तुमको ब्लू कर दिए, देखो ये करा Yes, sir. ब्लू, अभी जो ब्लू करें देखो ये है रिब्स। तो रिब्स देखो, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है पीछे साइड में, और रिब Yes, sir. का एक पार्ट आगे साइड में जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, आगे साइड में। और आगे साइड के बीच में देखो ये जो अभी तुमको ब्लू कर दिए, देख रहे हो? Yes, sir. तो पीछे साइड में तो डायरेक्ट जुड़ा था, लेकिन आगे साइड में ये जो जिस चीज से जुड़ा है, जिसको भी हम ब्लू कर रहे हैं, ये कार्टिलेज है। देख रहे हो, आगे साइड में एक बोन, ये वाला हड्डी है, एक कार्टिलेज से जुड़ा, और इनडायरेक्टली जाकर किससे जुड़ा हुआ है? इस हड्डी से। इसका नाम क्या बताया अभी? स्टर्नम। आगे 206 का 206 नाम याद करना बच्चा लोग, जब ह्यूमन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बोन वाला। तो ये सबको समझ में आया? एक बार बताना, Yes, sir. एक बार सब लोग बताओ, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. निशिता और स्नेहा? यस सर। ठीक है बेटा, चलो लेट्स अगेन मूव अपना टॉपिक के पास। तो अब समझ गए कोस्टल पार्ट ऑफ रिब का क्या मतलब, कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहां पे होगा। तीसरा, एंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स। एंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन, हमारे शरीर में जहां जहां लंबा हड्डी है उन सबके एंडिंग पे है, उन सबके एंडिंग पे है। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, कई बार इसको बोलते हैं आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन। आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लॉन्ग बोन, या इसको एक और नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इपिफाइशियल एंड ऑफ लॉन्ग बोन। तीनों एक ही बात है। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा? हाँ सर। हाँ कार्तिक, क्या बात है बेटा, बोलो, डाउट है? सर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू पूछना था सर, ये कलर रहता है जो है। बेटा ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में देखो, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां पे एक रिकॉर्डिंग होगा एडिपोज टिश्यू का, उसमें देखो ब्राउन एडिपोज टिश्यू को मैं बताया हूँ, कलर होता है, क्यों होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, सब कुछ। ठीक सर है, उसमें समझ में ही नहीं आता सर। एक बार देखे हो तुम? हाँ सर देखा था, कल कल ठीक भी है, आया था, मैं जो एक टिश्यू देख के ठीक है, आया ठीक था। है, ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर लेने के बाद तुमको हम वापस से समझा देंगे। अभी हम कार्टिलेज पढ़ा रहे हैं, कार्टिलेज पढ़ाने के बाद समझा देंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा। ठीक है, तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए, तो जैसे मान लो एकदम गंदा पंदा सा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, इसको एक देख के एकदम टॉमी वाला आ रहा फील कि हाँ, देखो इस बोन में, ये लॉन्ग बोन है, इस बोन में यहाँ पे कार्टिलेज मिलेगा, यहाँ पे कार्टिलेज मिलेगा, कौन सा वाला? इन दोनों जगह पे जो कार्टिलेज मिलेगा उसका नाम होगा Adrenaline का. हाइलीन कार्टिलेज बेटा। और एक और बात ध्यान रखो,
बोन का टॉप पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इपीफाइसिस। ये भी इपीफाइसिस है, ये भी इपीफाइसिस है। बीच का पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डायफाइसिस। ठीक है। और यहाँ का जो पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो ये भी मेटाफाइसिस और ये भी मेटाफाइसिस ही होगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ इपीफाइसिस है, कि ऊपर वाले को एपिफाइसिस बोलते हैं, और हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे होता है। दैट्स इट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बच चलो नो सर। चलो आगे बढ़े, आगे सर बढ़ेंगे। 1 मिनट सर, बना रहे हैं सर, 1 मिनट सर बस। तो एपिफाइसिस के नीचे जस्ट क्या लिखे हैं? मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस, हाँ। सर उसके अंडर वाले रीजन को मेटाफाइसिस कहेंगे। हाँ, बीच वाले को डायफेसिस, और एपिफाइसिस के बीच में। Yes. यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा इलास्टिक और येलो इलास्टिक कार्टिलेज। सर ये इलास्टिक हो और, गया सर। हाँ हो गया बेटा। इतना ही, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, इतने से ही देखो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तब बोलना कि सर टेस्ट में ये क्वेश्चन आया और इंपॉर्टेंट है, सर लोग बोल रहे हैं और आप नहीं बताए। लेकिन हाँ, इस नोट्स के अलावा एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा, हो सकता है एनसीईआरटी से हो। अब हम पूरा एनसीईआरटी का एक लाइन लिखवा देंगे तो फिर एनसीईआरटी का क्या ही काम है ना। तो समझा रहे हैं, लेकिन लिखना तुमको एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ना है, नोट्स में नहीं डाल रहे हैं। इलास्टिक और येलो इलास्टिक, इसमें ध्यान देना, इसमें जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स होता है। ठीक है। इन इट्स मैट्रिक्स येलो फाइबर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, पिछले वाले में भी था, इसमें भी है। इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी। वापस इसका लोकेशन, दो इंपॉर्टेंट है। पहला ईयर पिन्ना, दो नहीं एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट है। ईयर पिन्ना, ये देखो कान का ये वाला पोर्शन, दिस इज पिना। ठीक है ना, यहां भी फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इज इपीग्लोटिस, और तीसरा इज एट द टिप ऑफ नोज। कभी कोई क्यूट बेबी देखे, प्यारा सा बच्चा देखते हैं, उसके नाक पे आली ली 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 ऐसा करना चालू कर दिए, ये जो होता है ना, ये भी इलास्टिक फाइबर होता है, इसलिए मूव कर पाता है। ठीक है। तो एट द टिप ऑफ नोज। उसके अलावा भी है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी होता है, बट अगेन दैट इज ऑफ नो यूज। इतना लिखिए और हम लोग अगले में चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। वैसे बता दें, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, और जो हमारा कैल्सिफाइड कार्टिलेज है वो हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है। तो हम लोग बस नाम लिखकर वो कर लेते हैं कि कहाँ क्या होता है, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। और जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है, दैट इज हार्डेस्ट कार्टिलेज। ठीक है। यहीं पे हमारा इस टॉपिक का सभा समाप्त होगा। अब आप बताइए कोई दिक्कत है तो। वैसे एक बात, हाँ, इसका एग्जांपल एक बार लिख सकते हो, एक एग्जांपल, बस एक एग्जांपल। प्यूबिक सिम्फेसिस, जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर, कमर, या ऐसे बोलो पेट के नीचे वाले पोर्शन में होता है, पेट के नीचे वाले पोर्शन में होता है। और जेनाइटल ऑर्गन और पेट के बीच वाला पोर्शन, दैट इज प्यूबिक सिम्फेसिस। ध्यान रखिएगा, शायद अगर आपको 10th में पढ़े होगा, याद होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी
डिलीवरी के समय यही प्यूबिक सिम्फिसिस सॉफ्ट हो जाता है, जिस वजह से बच्चा बाहर आ रहा पा होता है, उल्टा बोल रहा हूं, आ पा रहा होता है। हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चा? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।